जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने आप लोगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम। इसको पूरी डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं इससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि यह अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। तो कह रहा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक समूह होता है जो कि विभिन्न हार्मोन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। कह रहा है कि जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड को रखते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड को समूह को रखते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ग्लैंड क्या होते हैं इसके पास मौजूद होते हैं। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ पर तंत्र और यहाँ पर ग्रंथियाँ है, समझ गए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तंत्र और ये ग्रंथियाँ है, ये क्या करता है, इनके ग्रुप को रखता है, इनके बहुत सारे ग्रुप को रखता है जो कि हार्मोन को बनाते हैं। समझ रहे बात को, हार्मोन को बनाते हैं। आगे कह रहा है कि इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इसी कारण इसे हार्मोनल तंत्र भी कहते हैं। समझ रहे हैं, यानी कि पहले इसको तो केवल अंतःस्रावी तंत्र कहते थे, लेकिन इसको अब हार्मोनल तंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन को क्या करता है, उत्पन्न करते हैं। समझ रहे बात को, ये हार्मोन को उत्पन्न करता है, इसी वजह से इसको हार्मोनल तंत्र भी कहा जाता है। अब ये किस प्रकार कार्य करते हैं तो इसको भी देखते हैं। तो कह रहे कि ये भी हमारे शरीर के क्रियाकलापों को समन्वित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको ये समन्वित करता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हमारे तंत्रिका तंत्र जो था, नर्वस सिस्टम, उसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि तंत्रिका तंत्र जो है हमारे पूरे शरीर में उसकी तंत्रिका क्या होती है, फैली हुई होती है, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करती है, यानी कि नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में, हम जो कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसको क्या करते हैं, नियंत्रण समन्वय करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है ताकि हमारे शरीर का पूरा क्रियाकलाप सही ढंग से हो सके, हमारे सभी अंग जो है ठीक ढंग से कार्य कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब हार्मोन क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को लगा होगा कि सर कुछ नया वर्ड है, हम लोग क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं कि अभी तो मैंने इतना ही आप लोग को पढ़ाया है कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है, लेकिन ये इसको डिटेल में आप लोग समझ में आएगा कब, जब आप लोग इस वीडियो को आगे तक एकदम सही ढंग से देखिएगा तब, क्योंकि ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ही हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको हार्मोन को कैसे, हार्मोन क्या है एक्चुअली क्लियर को समझ में आएगा, फिर से ग्रंथियाँ क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होती है, वो भी समझ में आएगा। तो अभी आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट को, हार्मोन। जैसे कि आप लोग ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये भी समझ में आएगा कि हार्मोन है क्या, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हार्मोन्स कि हार्मोन्स है क्या। तो देखिए, यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, ऐसा केमिकल सबस्टांस है जो जीव जंतुओं के क्रियाकलापों एवं उनके विकास को समन्वित करता है। यानी कि हमारे एक्टिविटी और हमारे ग्रोथ को, मनुष्य के एक्टिविटी और मनुष्य के ग्रोथ को क्या करता है, समन्वित करता है, यानी कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक, आगे कह रहा है कि इसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है, इसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है, यानी कि केमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये हमारे शरीर को सूचना देता है या फिर समन्वित करता है। तो किस प्रकार से करता है, तो केमिकल मैसेज को भेजकर। ठीक है, कि इसका मैसेज जो होता है केमिकल के रूप में जाता है। जैसे कि हम लोग तंत्रिका तंत्र में पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमारा मैसेज जा रहा था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जा रहा था, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत आवेग के रूप में जा रहा था। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो किस तरह से जा रहा है, केमिकल के रूप में जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे रासायनिक दूत कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हार्मोन के गुण क्या होते हैं, हार्मोन के विभिन्न गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको देखते हैं। तब हम लोग देखते हैं हार्मोन के विभिन्न गुण कि हार्मोन के विभिन्न गुण क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहुत कम मात्रा में निकलता है, यानी कि स्रावित होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, देख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इससे बहुत ही ये कम मात्रा में निकलता है। एक पॉइंट क्लियर आपका हो गया है।
दूसरा पॉइंट हमारा है, यह कह रहा है कि यह सीधे खून में जाकर मिलता है जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा लाया जाता है। यानी कह रहा है कि हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में जहाँ से स्त्रावित होता है, ठीक है, स्त्रावित होता है तो स्त्रावित होकर डायरेक्ट क्या करता है, खून में जाकर मिल जाता है और इसको कैरी किसके द्वारा किया जाता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा कैरी कर लिया जाता है। यानी कि जहाँ पर पहुँचाना होगा उस हार्मोन को हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वहाँ पर उसे पहुँचा देता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह शरीर के किसी विशिष्ट ऊतक या अंग पर कार्य करते हैं और उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लक्षित भाग, लक्षित अंग या फिर टारगेट ऑर्गन कहते हैं। यानी कि जिस भाग तक उसे उस हार्मोन को पहुंचाना है, ठीक है, हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन तक या हमारे बॉडी के जिस ऊतक तक उस हार्मोन को पहुंचाना होता है तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें जिस लक्ष्य को भेजना है, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, सपोज दैट हमें यहाँ से, ठीक है, इसको भेजना है, इसको मारना है, मतलब हमारा लक्ष्य ये है ना, हमारा जो ये एरिया है इसको क्या बोलेंगे, इस एरिया को टारगेट ऑर्गन बोलेंगे ना, टारगेट ऑर्गन या टारगेट पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कह रहा है कि ये लक्षित अंग को क्या बोलते हैं, टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं लक्षित अंग और इंग्लिश में बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो आपका ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह शरीर के किसी एक भाग में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये शरीर किसी एक भाग में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह शरीर के कुछ दूसरे भाग में भी कार्य को करते हैं। यानी कि ये सपोज दैट कि हमारे यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर ये हार्मोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, गले में, ठीक है, गले के पास हार्मोन ये उत्पन्न होते हैं, ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं, निकलते हैं, लेकिन जहाँ पर इसको कार्य करना होता है, जहाँ पर इसका इफेक्ट करना होता है, ठीक है, जहाँ पर इसका यूज होता है, ये वहाँ पर पहुँच जाता है, किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा। ठीक है, और उसको कैरी कर लेता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स कौन कौन होते हैं, ग्लैंड्स के प्रकार क्या होता है और ग्लैंड्स क्या होता है एक्चुअली, उसको हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखते हैं हम लोग ग्लैंड्स, जिसको हिंदी बोलते हैं ग्रंथि, ये क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि यह कोशिका के समूह या ऊतकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि ये सपोज दैट कि ये कोशिका हमारा है, ठीक है, ये बहुत सारा कोशिका है जिससे क्या बना हुआ है, जिससे बना होता है हमारा क्या, ऊतक बनता है बहुत सारा कोशिका से। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बहुत सारा कोशिका के समूह या ऊतकों से हमारा क्या बना हुआ है, ग्रंथि बना हुआ है। क्लियर है, हमारा बहुत सारा कोशिका से या फिर ऊतक से हमारा क्या बना हुआ है, ग्रंथि बना हुआ है। लेकिन आगे कह रहा है जो विशिष्ट पदार्थ को, यहाँ पर कह रहा है ना, जो विशिष्ट पदार्थ को शरीर से स्त्रावित करता है, शरीर से नहीं, शरीर में स्त्रावित करता है, यानी कि शरीर में निकालता है। तो ये इसका पॉइंट था जो कि क्लियर हो चुका होगा आप लोग को कि ग्रंथि एक्चुअली होता क्या है, ग्लैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आगे देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है एक्सोक्राइन, जिसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरा होता है इंडोक्राइन, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथि को, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसको देखते हैं पहले हम लोग। तो कह रहा है कि वह ग्रंथि जो अपने उत्पाद, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो अपने उत्पाद को, ठीक है, किसी नलिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डक्ट या ट्यूब, किसी नलिका, डक्ट या ट्यूब में स्त्रावित करता है, किसी नलिका, डक्ट या ट्यूब में स्त्रावित करता है, तो उसे बहिस्रावी ग्रंथ हम लोग, बहिस्रावी ग्रंथि हम लोग कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा डायग्राम से। देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसका कोई टारगेट ऑर्गन होगा ना, किसी टारगेट ऑर्गन तक जाता होगा हमारा हार्मोन्स। तो सपोज दैट कि ये हमारा टारगेट ऑर्गन यानी कि वह लक्षित अंग है जहाँ पर इस हार्मोन को पहुँचाना है, जो कि इस ग्लैंड से निकलता है।
तो सपोज दैट कि इस ग्लैंड से कोई हार्मोन निकलता है, तो उसे निकलने के लिए एक स्पेसिफिक ट्यूब यानी कि विशिष्ट मार्ग की, कहें कि एक नलिकाएँ की आवश्यकता होती है। नलिका की आवश्यकता जिसको बोलते हैं डक्ट या ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो डक्ट और ट्यूब ये है, ठीक है। और जो इस ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, इस ग्लैंड में जो हार्मोन मौजूद हैं उस हार्मोन क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, क्योंकि ये ग्लैंड जो है उसको उत्पन्न करता है, उस हार्मोन को उत्पन्न करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हार्मोन जो होगा वो हार्मोन इस नलिका के माध्यम से या डक्ट या ट्यूब के माध्यम से हमारे टारगेट ऑर्गन जो है, ये वाला जो टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, ये जो टारगेट ऑर्गन है, तो यहाँ तक वो हार्मोन्स पहुँच जाएंगे। तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि ये उत्पाद क्या है और नलिका डक्ट या ट्यूब जो है कैसे इसमें हार्मोन्स हमारे प्रोडक्ट जो है मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा इस डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, तो लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड्स, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, तो एग्जाम्पल है, और इत्यादि। मैंने देखिए और सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम लोग दो को थोड़ा समझते हैं। पहले बार समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग ये क्या हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, इसको समझते हैं सैलिवरी ग्लैंड है। तो इससे जाहिर सी बात है सैलिवरी ग्लैंड से लार निकलता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो हमारे क्या होंगे, लार होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट जो होंगे इसमें वो हमारे क्या होंगे, लार होंगे। और उस लार को जो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना है वो हमारा टारगेट ऑर्गन क्या है, ये है। तो जो लार जो है इससे निकलेगा प्रोडक्ट के रूप में, वो पहुंचेगा एक ट्यूब के माध्यम से यानी कि डक्ट या ट्यूब के माध्यम से, जिसको नलिका भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमारे जो स्रावित ग्रंथि में एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस होते हैं। इस तरह से हार्मोन या फिर बोले कि एंजाइम या बोले कि सैलिवा इसमें मूव करता है टारगेट ऑर्गन की ओर, ठीक है, स्रावित होता है। क्लियर हो गया है, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये सब आपको। तो आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू में देखे होंगे कि आपको ये वर्ड सुनने को मिले होंगे, और इसके साथ साथ हार्मोन भी। तो हार्मोन वाले वर्ड को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इस अंतःस्रावी ग्रंथ के वर्ड को हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, ताकि आप लोग को जो अंतःस्रावी सिस्टम जो है, तंत्र है, वो आप लोग समझ में आ जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि वे ग्रंथि जो अपने उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को सीधे खून के धारा में अस्रावित करता है यानी कि निकालता है, ठीक है। ये तो इस प्रकार से इस कारण से इसे क्या कहते हैं हम लोग, नली रहित डक्टलेस ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि अस्रावित करता है, इसे नली रहित डक्टलेस ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो वे ग्रंथि जो अपने उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को सीधे खून के धारा में अस्रावित करता है यानी कि निकालता है, इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, नली रहित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, इसके पास कोई ट्यूब नहीं होता है, नली नहीं होता है कि जिसके माध्यम से वो किसी टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचाए उस हार्मोन, सैलिवा या फिर एंजाइम को, ठीक है। जैसे कि डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझते हैं इसको, नहीं डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए सपोज कीजिए कि यह हमारा टारगेट ऑर्गन है और ये हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहुँचाना होगा हमें टारगेट ऑर्गन के पास, हार्मोन कहें या एंजाइम कहें या फिर सैलिवा कहें, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचाना होगा जब इसको, तो कैसे पहुँचेगा, ट्यूब के माध्यम से नहीं, क्योंकि इसमें ना ट्यूब होता है ना डक्टलेस होता है, डक्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस बोलते हैं, डक्टलेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्यूब नहीं होता है ना ही डक्ट होता है। तो ये पहुँचता कैसे है, बात ये है कि ये पहुँचता कैसे है, तो ये रक्त के माध्यम से पहुँचता है, रक्त में सीधे खून के धारा में अस्रावित करता है। समझ रहे हो बात को, ये सीधे खून के धारा में अस्रावित होता है और इस प्रकार से ये टारगेट ऑर्गन के पास पहुँचता है। क्लियर हो गया। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें उसके पास एक खास डक्ट था, ठीक है, किसमें, बहिस्रावी ग्रंथि में उसके पास एक खास डक्ट था जिसके माध्यम से हार्मोन जो था टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता था, ठीक है। तो आगे देखते इसमें क्या कर रहा है, तो आगे कह रहा है कि ये हमारे शरीर में हार्मोन को बनाने तथा उसे स्रावित करने का कार्य करते हैं। क्या बोला है कि ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, हार्मोन को बनाते हैं और उनको स्रावित भी करते हैं, निकालते भी हैं, दोनों कार्य वे करते हैं।
ठीक है। तो एग्जांपल इसका है पाइनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं इंग्लिश में पाइनियल ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स और इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स इत्यादि। तो ये सब जो एग्जांपल हैं ये किसके हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के। इसके अंतर्गत करीब 9 ग्लैंड्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।